हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकमी यूट्यूब चैनल। मैं राजेश शर्मा आपका वेलकम करता हूं। और जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हम लोग बात कर रहे थे, और सबसे पहले हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में बात किया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। और उसके बाद फिर मैंने आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का स्टार्ट किया, और ये इसका उस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको सारी क्लासेस आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगी। और जनरल स्टडीज़ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस कर रहे हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस, करंट अफेयर। तो जनरल स्टडीज़ आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा इससे। तो और स्टार्ट करने से पहले बेल आइकॉन को आप लोग प्रेस करें। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 105 तक। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1985 में की गई थी। और इसमें आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, 190 एंड 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, और दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ठीक है, और इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में क्या है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विधेयक कानून है। और 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसको किया गया था दल बदल को रोकने के लिए, क्योंकि दल बदल एक टॉपिक है, एक विषय है, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए इसमें। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में किया जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, तो दल बदल को रोकने के लिए ये लाया गया था। और रिलेटेड आर्टिकल है 101, 102, 190 एंड 191। आगे देखते हैं 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1986 में किया गया। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। मिज़ोरम को, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है, मिज़ोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मिज़ोरम को कब स्टेट बनाया गया, तो बहुत सिंपल है, 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 86 में किया गया। और इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया था फ्रेंड 371 में, 371 ठीक है ना, 371 को शामिल किया गया। और कौन सा स्टेट ये बना, तो ये 23वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, 23वें राज्य के रूप में मिज़ोरम स्थापित हुआ। ठीक है, तो 52 आपका हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विधेयक कानून, एंड 53 आपका हो गया मिज़ोरम को स्टेट का दर्जा दिया गया 1986 में। ठीक है, 23वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया, और रिलेटेड आर्टिकल 371 रहा। लेट्स बिगिन, आगे देखते हैं हम लोग। अब आपका है 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी आपका 1986 में ही किया गया। और इसमें अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, किसको, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में, 24th स्टेट के रूप में, 24वें राज्य के रूप में, 24वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तथा 371 कौन सा आर्टिकल, ये पूछा जाता है, 371 आर्टिकल को ऐड किया गया विशेष व्यवस्था करने के लिए। उसके बाद आपका है 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1987 में किया गया। 1987 में इसमें गोवा को राज्य की श्रेणी में किसको लाया गया, 1987 में गोवा को। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, जानते होंगे आप लोग, और इसका जो भूगोल है, ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा होगा। गोवा को राज्य की श्रेणी में लाया गया, और दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया। ठीक है, दमन और दीव को गोवा से अलग करके यूटी की श्रेणी में रखा गया। ध्यान रखिएगा,
56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, 1987 में गोवा को स्टेट बनाया गया और दमन दीव को गोवा से अलग करके क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, संघ शासित प्रदेश के श्रेणी में रखा गया। संघ शासित प्रदेश का मतलब क्या है, जहां पर शासन प्रशासन जो होगा वो संघ करेगा, यूनियन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि वो अपने संसाधन के द्वारा, अपने रिसोर्स के द्वारा अपना विकास नहीं कर सकता है, इसीलिए संघ स्तर पर, यूनियन लेवल पर उसको रखा जाता है और संघीय स्तर पर उसका शासन प्रशासन किया जाता है। और आर्टिकल 371 झ अंतः स्थापित करके गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। कितना, 30 सदस्यीय, ध्यान रखिएगा, 30 सदस्यीय गोवा के लिए, वहाँ के विधानसभा के लिए प्रावधान किया गया। तो मेन पिन पॉइंटेड है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको ही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपका है 87 में ही आपका 56 है और इसमें गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन दीव को गोवा से अलग करके, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, ये रिपीट आपका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 में, और यहाँ क्या किया गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, मतलब आपका MMNAP, ठीक है ना। तो MMNAP मतलब मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में, ठीक है, विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कहाँ पर, तो 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया, तो आपका 1987 में किया गया। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में ट्राइबल्स के लिए, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। उसके बाद आपका है 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी आपका 1987 में किया गया। इसमें संविधान का प्रमाणित हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, मतलब संविधान का जो हिंदी संस्करण है उसको प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 1987 में 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है एक बार। 59 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया, तो 1988 में किया गया। ठीक है, 1988 में 59 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या था, तो पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यपाल के सिफारिशों के आधार पर संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्रों को विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अधिकतम 3 वर्ष तक किसी राज्य में लगाया जा सकता है। कितने, 3 वर्ष तक। तो अधिकतम ये 3 वर्ष तक किसी राज्य में लगाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था जो है इसमें की गई 59 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और जहाँ पर 3 वर्ष तक है तो वहाँ पर क्या आधार होता है बढ़ाने का, बढ़ाने का आधार ये होता है इलेक्शन कमीशन उस राज्य का दौरा करती है और वहाँ पर देखती है कि इलेक्शन, निर्वाचन कराने योग्य स्थिति है कि नहीं, कानून व्यवस्था नियंत्रण की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग के सिफारिशों के आधार पर वहाँ पर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है। और पंजाब में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है, ये किया गया। और आर्टिकल 21 द्वारा, आर्टिकल 21 मैंने पूरा पढ़ाया है, आप जानते भी होंगे, और सभी लोगों को केवल पढ़ने के दृष्टिकोण से नहीं, जितने भी लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो बिना कानून के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। और आर्टिकल 2021 ये 2 आर्टिकल इमरजेंसी के समय भी हटता नहीं है, इमरजेंसी के समय भी ये आर्टिकल बना रहता है, हमेशा जीवित रहता है। आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को
राष्ट्रपति केवल पंजाब में ही निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो परिस्थिति है अभी वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में जो भी है आर्टिकल 20 और 21 जो किसी भी परिस्थिति में इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो आर्टिकल 20 और 21 जीवित रहेगा। ठीक है, इमरजेंसी के समय भी जीवित रहेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तब भी आर्टिकल 20 और 21 जीवित रहेगा। ठीक है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और भारतीय संविधान के परिदृश्य में भारत राष्ट्र में, या देश कहें या राज्य कहें, ठीक है, समझ सकते हैं आप, भारत राज्य भी है, राष्ट्र भी है। तो भारत में, इंडिया में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं और आर्टिकल 13 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और इसका एक ऐतिहासिक पक्ष रहा है न्यायपालिका और विधायिका के बीच में विवाद के विषय रहे हैं डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स को लागू करने के संदर्भ में और फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो इस पर भी कमेंट्स करें, मैं वीडियो बना के लाऊंगा, इस पर क्लास लूँगा। जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत होती है कमेंट्स करते रहें, लाइक शेयर बिल्कुल करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आप सपोर्ट करें। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है पूरे जनरल स्टडीज़ के लिए, तमाम तरह की चीज़ें जिससे आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकें। आगे देखते हैं 60 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में हुआ। इसमें आर्टिकल 276 क्लॉज 2, ठीक है, 276 पार्ट क्लॉज 2 में संशोधन करके नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले कर की अधिकतम सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आधार ही होता है विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइज करना। और डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट रहा है, अवधारणा रहा है, महात्मा गांधी जी का विचार में है इम्पॉर्टेंट कि गांव से शहर की ओर विकास होना चाहिए और केंद्र से राज्य नीचे जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, सभी हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो प्रारंभिक समय में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यूनियन से स्टेट में भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। क्योंकि पार्टी लाइन गवर्नमेंट था, हर जगह कांग्रेस की सरकार थी और बहुत सारे समस्याएं थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई और उसके बाद साक्षरता का विकास हुआ, ठीक है, चेतना का विकास हुआ, अधिकार बोध प्रबल हुआ, ठीक है, लोग अपने क्षेत्रीय समस्याओं को लाने लगे और क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर रीजनल पार्टियां बनने लगी। तो बहुत सारी पार्टियां डेवलप हुई, अपनी समस्याओं को लेकर आए और अंततः आप देख सकते हैं पीवी नरसिंहा राव के समय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसमें पंचायती राज, एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसमें नगर पालिका के बारे में अलग से अनुसूची की व्यवस्था की गई, क्रमशः 11वीं और 12वीं, और इसके लिए अनुच्छेद वगैरह संविधान में लाए गए और विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको और प्रबल किया गया। आगे देखते हैं 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये तो हमेशा पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आर्टिकल 326 में संशोधन करके, आपको पता है आर्टिकल 326 आपका इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई इसमें। उसके बाद आपका है 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1989 में, इसमें 324 में संशोधन करके आर्टिकल 324 में अमेंडमेंट किया गया जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत लोग जागरूक नहीं थे, उनको उतना सभी चीज़ पता नहीं था। बट टीएन सेशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन किया, चेंज किया। तो उसके बाद निर्वाचन आयोग के बारे में काफ़ी बातचीत होने लगी। तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की और वृद्धि की गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर
आर्टिकल जो आपका होगा वो मेरे ख्याल से 334 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 334 होगा। और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको मैं चेक करके आपको, आप भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूँगा इसमें। 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 1990 है, इसमें आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो मैंने जब आयोग पर जो मैंने क्लासेस ली थी तो उसमें आप देख सकते हैं जितने महत्वपूर्ण आयोग है उसमें मैंने ये बताया था कि आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एससी कमीशन एंड एसटी कमीशन 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मैंने अलग से बताया था, जो 1990 में किया गया। उसके बाद 67 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 है, इसमें 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 4 वर्ष तक कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस 67 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, आर्टिकल 356 में अमेंडमेंट किया गया और राष्ट्रपति शासन की अवधि 4 वर्ष कर दी गई। 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में हुआ, आर्थिक उदारीकरण का समय 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 5 वर्ष तक कर दी गई। तो आप देख रहे हैं पंजाब काफ़ी डिस्टर्ब था उस समय का, जो परिस्थितियां थी वहाँ पर। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में किया गया, इसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 239 क और 239 ख जोड़े गए, ए और बी 239 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ, संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली रखा गया। क्या रखा गया, एनसीआर दिल्ली रखा गया। और दिल्ली के लिए विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 70 है। ये है कितनी है, तो 70 है। 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में, ठीक है। आर्थिक सुधार का दौर था और हालांकि वो अलग विषय है, लेकिन एक संदर्भ आया तो मैंने बता दिया। 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आपको पता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए मतदान करने वाले कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और संघ राज क्षेत्र जहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था है वहाँ के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया, इसमें आपका 240, ये याद रखिएगा मेरे भाई, 243 से लेकर 243 न और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी जी का ड्रीम था गांव से शहर की ओर विकास, विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ कंट्रोल एक्सरसाइज भी एक हद तक ज़रूरी होती है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, एकता अखंडता का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो लोकतंत्र तो है, बिल्कुल डेमोक्रेसी होना चाहिए, और ये हर जगह पर बिल्कुल गांव से स्तर बिल्कुल विलेज लेवल तक होना चाहिए। और फाइनेंशियल डेलीगेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल डेलीगेशन अगर नहीं होगा तो संस्था मजबूत नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ कि निचले स्तर तक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को किया जाए, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, जो अंततः 92 में पीवी नरसिंह राव के समय ये पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई, ठीक है, और इम्पावर किया गया पंचायती राज व्यवस्था को। उसके बाद है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें 9 का 243 त से 243 य 6 तक, बिल्कुल याद रखिए ये पूछा जाता है, 243 त से 243 य 6 और 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12th शेड्यूल को क्या किया गया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को
के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो 73, 74 ये सब बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए सारी चीज़ें। आगे आपका है 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994। इसमें संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का, रिजर्वेशन का प्रावधान करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में किया गया, और इसके अंतर्गत आपका भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार आप लोग समझते होंगे, तो भूमि सुधार से संबंधित 27 अतिरिक्त अधिनियम जोड़े गए, जिससे उनका न्यायिक पुनरावलोकन न किया जा सके, जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। जुडिशियल रिव्यू आप लोग समझते होंगे, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है भारत में। न्यायिक पुनरावलोकन का बहुत ही आसान और सरल शब्दों में, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका द्वारा संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान का पुनरावलोकन करना, रिव्यू करना कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या संविधान के मौलिक संरचना को खतरा तो नहीं। ठीक है, तो ये 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया। उसके बाद बट उसमें विषय को इसलिए रखा गया कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। इसमें बहुत सारी केसेस वगैरह हैं, इसमें परिस्थितियां अभी क्या है, तो आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोगों को मैं पूरी जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं, तो लैंडमार्क जजमेंट का मैं एक वीडियो बना के लाऊंगा, जिसमें सारे लैंडमार्क जजमेंट को मैं बिल्कुल क्विक रिवीजन करा दूंगा और सरल शब्दों में, आसान शब्दों में केशवानंद भारतीवाद क्या है, सज्जन सिंह केस क्या है, शंकरी प्रसाद केस क्या है, मिनर्वा मिल्स केस क्या है, मेनका गांधीवाद क्या है, आपका वामन राव का केस क्या है, इंदिरा साहनी का केस क्या है, एसआर बोम्मई का केस क्या है। एक एक लाइन में आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो आप लोग कमेंट करें, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका हुआ, इसमें 2000 में किया गया। इसमें अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकारी नौकरियों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद अब परिस्थितियां अलग है, बहुत सारी केसेस संशोधन किए जाते हैं और उस पर न्यायपालिका भी अपना, जब न्यायपालिका के पास चीज़ जाती है तो न्यायपालिका का भी वर्डिक्ट आता है। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया, 2001 में हुआ। इसमें सीटों की संख्या, लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या में 2026 तक, ठीक है, 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपका 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में किया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई चेंज न करने का प्रावधान किया गया। 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में होता है। इसमें आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या है, अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी, मतलब रोजगार के संदर्भ में, एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में। तो इसमें खंड 4 क में संशोधन करके किसी वर्ग की प्रोन्नति मतलब प्रमोशन के विषय के स्थान पर किसी वर्ग के प्रोन्नति के मामले में भूतलक्षी वरिष्ठता रखी गई। भूतलक्षी वरिष्ठता मतलब पहले के वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, पहले के वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा कि कब उसकी ज्वाइनिंग हुई और कब उसका फर्स्ट प्रमोशन हुआ, और ये फर्स्ट प्रमोशन जो हो रहा है, इस प्रमोशन से ही उसकी आगे प्रमोशन की जाएगी। तो ये आपका 2001 में रखा गया भूतलक्षी चीज़ों को। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और मैंने फंडामेंटल, अगर आपको समझने में दिक्कत है कि क्या प्रमोशन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। क्रीमी लेयर क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है, और वरिष्ठता के नियम क्या हैं, इस पर क्या क्या केसेस आए हैं। नागराजन केस है
तो आप कमेंट करें। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो इस पर भी मैं वीडियो लेके आएंगे कि पदोन्नति के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं और अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों क्रीमी लेयर के संदर्भ में आपका 12 लाख करने की बात की जा रही है, बट अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रीमी लेयर से प्रश्न पूछा जाता है, क्रीमी लेयर में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, आरक्षण का प्रावधान क्या है। तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप कमेंट करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अति महत्वपूर्ण, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसको ध्यान रखिए, हमेशा पूछा जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? 2002 में किया गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एसेंशियल एंड फ्री एजुकेशन की बात की गई और मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई। और संविधान में आर्टिकल 21 क शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? 21 क शामिल किया गया तथा आर्टिकल 15 क और 45 में भी संशोधन किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल याद कर लें, ठीक है। याद नहीं हो रहा है, सुबह उठें 4 बजे उठ के याद करें, लेकिन याद करें। अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट में बिल्कुल कंफर्टेबल कर दूंगा, और भी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं पूरी तरह से आपके और भी सब्जेक्ट को लेके और टीचर बिल्कुल आ रहे हैं। तो और आर्टिकल 51 क में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार के रूप में व्यवस्था की गई। आर्टिकल 21 का शामिल किया गया। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जहाँ तक बात है, तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के संदर्भ में संविधान सभा में बहुत सारे विवाद हुए थे। अंततः फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया। क्या विवाद थे? क्या फंडामेंटल राइट्स को शामिल करना लोग चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे? क्यों नहीं चाह रहे थे और अंततः क्यों किया गया? क्या इसके पीछे उद्देश्य था? अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें। इस पर मैं बेहतरीन एक स्टोरी है, कहानी है, जिसको मैं आपको अच्छे तरीके से आके बताऊंगा। और अंततः फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया और फंडामेंटल राइट्स में को लेकर और डीपीएसपी को लेकर क्या विवाद रहा, ठीक है। खासकर इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को लेकर क्या विवाद रहा और इससे संबंधित बहुत सारे केसेस वगैरह हुए। डीपीएसपी किस प्रकार का संयंत्र है, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार का संयंत्र है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या कोरिलेशन है, क्या चीज़ें है, क्या फोर्स है इसके पीछे। अगर इस पर भी वीडियो चाहते हैं या वो रिलेशन पर, चारों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप बिल्कुल कमेंट करें। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं। आगे है आपका 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है। 2003 में लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं के परिसीमन में, डिलिमिटेशन में जनसंख्या का आधार वर्ष अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, 1991 के स्थान पर 2001 कर दिया गया। ये याद आपको होना ही चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, बिल्कुल समझिए। तो परिसीमन आयोग में 1991 का जो सेंसस था उसको क्या कर दिया गया? 2001 कर दिया गया। आगे 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 है। इसमें आर्टिकल 338 काम को संविधान में शामिल करके अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से व्यवस्था की गई, राष्ट्रीय आयोग की कमीशन की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखिए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब मैंने आयोग में बता रखा है आपको। तो इसके अंतर्गत आपका किया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया? 10th जो शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल व्यवस्था को और कठोर किया गया, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज़्यादा कठोर किया गया इसके अंतर्गत। और आर्टिकल 75 तथा 164 में, इसमें आर्टिकल 75 तथा 164 में
संशोधन करके, अमेंडमेंट करके मंत्री परिषद का आकार भी निश्चित किया गया। ठीक है ना, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार निश्चित किया गया कि मंत्रियों की संख्या कितनी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो पूरा जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राजस्व व्यय होता है। तो राजस्व व्यय को कम करने, ठीक है, कम करने के लिए इस तरह की बातें की गई और ये संशोधन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, तो 2003 में हुआ और दल बदल व्यवस्था को, एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज़्यादा कठोर बनाया गया कि लोग दल को ना बदल सकें। उसके भी पैरामीटर हैं कि दल कैसे बदल सकते हैं, क्या उसके प्रावधान है। अगर आप चाहते हो एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कमेंट करें, इसमें के लिए बिल्कुल क्लास आपके लिए कराएंगे। केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट रखा गया था, 15% से ज़्यादा नहीं होगी। और जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है या उससे कम है, वहां यह संख्या अधिकतम 12 होगी। वहां यह सदस्य संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है ना, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आगे आपका 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया, 2005 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 15 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। तो ये आपका व्यवस्था किया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था 15(4) के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। 94 में क्या है, इसमें इसके द्वारा आर्टिकल 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ आपका ये है कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया। के द्वारा आर्टिकल 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया। तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट आपका है। उसके बाद है 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009। इसमें आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी 2010 से 10 वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, एंग्लो इंडियन समझते हैं आप लोग, कमेंट करें क्या होता है एंग्लो इंडियन। 8वीं अनुसूची में संशोधन कर उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। ठीक है, उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ओडिया कर दिया गया। ये 96 में आपका है। 97 में आपका क्या है, सहकारी समितियों के को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है, जो कोऑपरेटिव कमिटीज़ हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रदान किया गया और सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा। और राज्यों की नीतियों में एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया जिससे सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सके। आर्टिकल 43 ख, कौन सा है, आर्टिकल 43 ख को सम्मिलित किया गया DPSP में। और फंडामेंटल राइट्स में क्या किया गया, अंडर आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। इस संविधान 99 में क्या है, इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अगर पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था,
तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया 2014 में, जिसको 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण को माना और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य में भूमि सीमा समझौता लागू किया गया और 74 में हुए जो बायलैटरल टॉक था भूमि सीमा समझौते के अंतर्गत दोनों के द्वारा कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं प्रभावित हुई और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। तो देख सकते हैं इसमें 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया, 2015 में किया गया और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता के तहत किया गया और इसमें पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन था, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। उसके बाद आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में हुआ। इसमें एक नया अनुच्छेद 246 का जोड़ा गया। कौन सा, 246 का को जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि संसद और राज्य की विधानसभाओं दोनों में जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ध्यान रखिए 101 जो आपका है ये जीएसटी से संबंधित है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। और जीएसटी पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर जीएसटी पर कुछ चाहते हैं क्लासेस वगैरह तो बिल्कुल बताएं, इस पर हम लोग क्लास लेके आएंगे। उसके बाद संविधान में एक नया अनुच्छेद 269 का जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट ट्रेड के विषय में जीएसटी जो काउंसिल है उसके सिफारिशों के अनुसार कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाएंगे, परंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में होगा, ठीक है। जो राजकोषीय संघवाद कह सकते हैं, फिस्कल फेडरेशन की बात करता है। उसके बाद 101 जो आपका है इसमें एक नया अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के अंदर अवधि में राष्ट्रपति द्वारा एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये सब प्रावधान किए गए थे। उसके बाद आपका 102 संविधान संशोधन 2018 में होता है, बिल के रूप में 123वां है और एक्ट के रूप में 102 है। समझते हैं कोई भी कानून बनने, एक्ट बनने से पहले वो बिल के रूप में होता है, बिल के पहले वो ड्राफ्ट के रूप में होता है, ड्राफ्ट बिल बनता है और जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन सा, 102 संविधान संशोधन के द्वारा। और यह अधिनियम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग के समान ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी होगा। ये सब मैंने बताया है आपको, जितने भी आयोग हैं, जितने भी आपके काउंसिल हैं, जितने ट्रिब्यूनल हैं महत्वपूर्ण रूप से, सब मैं बताया हुआ हूँ, आप क्लासेस देख सकते हैं उसमें। उसके बाद संवैधानिक दर्जा का देने का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की छानबीन या जांच के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान अधिकार होगा, सिविल कोर्ट के समान अधिकार होगा। एससी कमीशन, एसटी कमीशन एंड आपका बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन आपका है। उसके बाद 102 संविधान संशोधन में ही आपका इसमें लोकसभा से मंजूरी एवं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 102 संविधान संशोधन अधिनियम बना और अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 338 ख एक अलग आर्टिकल को ऐड किया गया। तो खंड को, आर्टिकल नहीं, खंड को ऐड किया गया। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका है ये बिल के रूप में 124वां था, एक्ट के रूप में 103वां नंबर था। इसमें क्या किया गया, संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा से पूर्व जो है आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्थिक आधार पर इतने सारे जो मैंने आपको बताया, इसका एक सेंटेंस में यह है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें 10% आरक्षण की बात की गई जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, हाँ, आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है तो 15(6) एंड 16(6)
ध्यान रखिएगा। और आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात करने का, आरक्षण देने के लिए सबसे पहले पीवी नरसिंह राव ने इन्हें प्रयास किया था, बट न्यायपालिका ने फिर उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और उसके बाद 2019 में ये प्रयास किया गया, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की गई। और 10% आरक्षण जो पहले से आरक्षण चली आ रही है उससे ये अलग होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अपने पढ़ने का टाइम टेबल सेट करें, ठीक है, और आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। जीएस को किस तरह से लेके चल रहे हैं, ऑप्शनल को लेके किस तरह से चल रहे हैं। और ये जो जीएस मैं करा रहा हूँ, आपके कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं सभी जगह आपका ये काम करेगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भूगोल, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, हर चीज़ पर आपको यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सपोर्ट करें, और जो भी पीडीएफ वगैरह है सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कमेंट करते रहें, जो भी आपको डाउट है, कहीं पर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, आप जिससे रिलेटेड क्लासेस चाहते हैं, तो आप कमेंट करते रहें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसमें आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इससे पहले इस आरक्षण की सीमा 2020 थी, तो 2030 के लिए, बहुत ही सिंपल है, ये पहले भी किया गया है। उसके बाद आपका 105वां संविधान संशोधन 2021 में है। इसमें क्या किया गया कि राज्य ने संविधान अधिनियम 2021 पर निर्भर कानून का बचाव किया। इसके अनुसार इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनको अधिसूचित करने के लिए, नोटिफाइड करने के लिए राज्यों की शक्ति को क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, संरक्षित किया है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1 से लेकर 105 तक बिल्कुल महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा किया है, जहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और बिल्कुल मैंने आपको याद करा दिया है, बिल्कुल सारी चीज़ें टिप्स पे रखें। और इस तरह से अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आ रही है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास में लेने जा रहा हूँ, वो इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। तो जहाँ भी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कहीं पर भी आपको कोई समझने में दिक्कत हो रही है, कुछ अवधारणा समझने में दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उससे रिलेटेड बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए क्लास लेके आएँ। तो बिल्कुल मैं उसके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन, अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर, रिलेटेड नोट्स को लेकर, पीडीएफ को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा और आपके सारे संग का समाधान करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहीं तक करते हैं। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।